आपको क्या पता करना है? मोल फ्रैक्शन पता करना है। किसका मोल फ्रैक्शन पता करना है? KI का, ठीक है ना। पोटेशियम आयोडाइड का पता करना है। और पोटेशियम आयोडाइड का कितना वेट परसेंटेज दे रखा है? 20%। कितना दे रखा है? 20%, ठीक है। अच्छा, सवाल को करने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड तो ये कि आप डेंसिटी को ध्यान में रख के चलो, और दूसरा मेथड ये कि आप डेंसिटी को ना ध्यान में रखो। दोनों केसेस में आपका आंसर सॉल्व हो। अब दोनों केसेस में आंसर आपका सेम आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब मुझे बताइए मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला है। जब कभी भी इन चीजों पे सवाल आया, आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिख देना कि जो चीज फाइंड आउट करने को पूछ रखी है उसका क्या फॉर्मूला रहेगा। अब उसके बाद देखिए कि क्या क्या चीज आपके पास रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीज आपको लगनी है, और क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या क्या नहीं है। तो फाइंड आउट कर लीजिए, फॉर्मूला में पुट कर लीजिए, सवाल बन जाएगा। बताइए मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है KI का। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन ऑफ KI विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सो chi KI विल बी इक्वल टू n of KI अपॉन n of KI प्लस n of, बताइए साथ में किसके मोल लिख दूं मैं? जल्दी बताना। मैंने लिख दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ KI इज इक्वल टू मोल्स ऑफ KI अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल लिखने में, टोटल में क्या आएगा? सॉल्यूट प्लस। अच्छा बताइए सॉल्वेंट क्या है? ना भी गिवन होता तो अंडरस्टूड था, क्या होता? जब सॉल्वेंट ना गिवन हो तो व्हाट, बट अभी तो एक्वस दे रखा है, सो n of H2O, ठीक है। ये फॉर्मूला रहेगा मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने का। अब बताइए मोल फ्रैक्शन को जो कैलकुलेट करना है इसमें मोल लगेगा, तो हम क्या कर लेते हैं? मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। बताइए मोल पोटेशियम आयोडाइड के किसके बराबर? द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स विल बी गिवन मास अपॉन, ठीक है जी, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मुझे बता दो KI का गिवन मास कितना है? सवाल पढ़ो दोबारा से और देखो KI का गिवन मास कितना है? 20%, 20%, ठीक है ना। इसका मतलब ये होगा, देखिए इस चीज को ध्यान में रखना, इसका मतलब ये होगा आपका जो सॉल्यूशन बना है, परसेंटेज में बात कर रहा हूं मैं, मास में बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ परसेंटेज की बात कर रहा हूं। ये सॉल्यूशन में आपका 20% सॉल्यूट है, 20% सॉल्यूट है, और जो सॉल्वेंट आपका बचा वो कितना होगा? 80%, 80% सॉल्वेंट है। सो 80% आ गया सॉल्वेंट, ठीक है ना। आप डेंसिटी के हिसाब से कैलकुलेट करो तो मास बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन आप इसी हिसाब से लेके चलो फिर भी आंसर बनेगा, ठीक है। तो बताइए कितना KI का गिवन, सॉरी KI का गिवन वेट कितना? 20 ग्राम्स। अच्छा अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KI, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KI, ठीक है। बताइए KI का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? पोटेशियम का मास कितना होगा? 20 ग्राम पर मोल, 20 ग्राम मोलर मास पोटेशियम का कितना? 20 ग्राम पर मोल, ठीक है। और आयोडीन का 126 ग्राम पर मोल, ठीक है। बताइए टोटल कितना हो गया? टोटल कर लीजिए, टोटल मॉलिक्यूलर मास पोटेशियम आयोडाइड का कितना होगा? 140, इसका 40 होगा, मैंने गलत लिख दिया। पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना है? 40, दिस इज 40। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 40 इसका मास हो जाएगा, तो कितना आएगा? 166, ओके 166। इसको यहीं पर रख लेता हूं। बताइए मोल्स ऑफ वाटर कितना आएगा? वाटर के मोल्स, अच्छा वाटर का कितना मास? 80 ग्राम, ठीक है जी, 80 अपॉन वाटर का मॉलिक्यूलर मास 80, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 80, H2O हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन का 16 हो गया 18, ठीक है। अब इन वैल्यूज को मैं यहां पे पुट कर दूंगा, तो बताइए वैल्यूज को पुट करने पे chi KI कितना आ जाएगा? chi KI विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ KI दैट इज 20 अपॉन, ओके सो 20 अपॉन 166 डिवाइडेड बाय 20 अपॉन 166, फिर से इसके मोल, मोल्स ऑफ KI अपॉन टोटल मोल्स, टोटल में इसके प्लस करने पड़ेंगे, प्लस 80 अपॉन 18, 80 अपॉन 18, ठीक है ना। डिवाइड करना और इसको सॉल्व करना है। अब चाहो तो इसको अलग से सॉल्व कर सकते हो और इसको अलग से सॉल्व करके डिवाइड कर सकते हो। इसको डिवाइड करने पे, इस कंप्लीट सॉल्व कर लेना इसको सॉल्व, इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर मिल जाएगा 0.0263, 0.0263 आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये सिंपल है, इसमें लिखने वाली कोई भी नीड नहीं है, ये उसमें भी दे रखा है, ठीक है ना, ये उसमें भी दे रखा है, इसको लिखने की नीड नहीं है, इजी है ये, ठीक है। अब समझिएगा चीजों को जो मैं बोलने वाला हूँ, जो भी मैं फॉर्मूलाज लिखवाने वाला हूँ उनको ध्यान से देखना। मुझे बता दो ये मोल फ्रैक्शन आपका, इसकी यूनिट्स क्या होंगे? मोल फ्रैक्शन के यूनिट्स क्या होंगे? मैं इसको मिटा रहा हूँ, सारे फॉर्मूलाज लिखता हूँ। पहली बात बता दो मोल फ्रैक्शन के यूनिट्स क्या होंगे?
मोल फ्रैक्शन के यूनिट्स, जल्दी से मोल फ्रैक्शन के यूनिट, सबसे सिंपल सवाल, बच्चों वाला सवाल, मोल फ्रैक्शन के यूनिट्स। ठीक है, अपना अपना सोच लीजिए, यूनिट्स ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या लग रहा है? इसके बराबर मोल्स केजी, ओके, और इनवर्स मोल केजी इनवर्स, ठीक है। क्या लग रहा है अदिबा, क्या लग रहा है? ये यूनिटलेस होता है। कैसा होता है? यूनिटलेस होता है। मोल फ्रैक्शन किसके बराबर? मोल्स अपॉन मोल्स, मोल्स अपॉन मोल, तो कट गया, मोल मोल कट गया, कोई यूनिट नहीं बचेगा, यूनिटलेस होगा। क्या कर रहे हो? फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का कैसे यूनिट होगा? फ्रैक्शन है ये, मोल फ्रैक्शन, यूनिटलेस कैसा होगा? यूनिटलेस। हाँ, तो सिंपल सा सवाल है, इसमें नहीं फंस रहे हो, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट, इसी में सेकंड पॉइंट बता दीजिए, मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट, गुड। मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बहुत बढ़िया पॉइंट, दूसरा पॉइंट बहुत बढ़िया, ठीक है ना, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। अच्छा, इसी के साथ मेरे को ये बता दो, कौन सी और कंसंट्रेशन टर्म आपको ऐसी देखने को मिलेगी बहुत फेमस, जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी, जो टेम्परेचर के साथ वैरी नहीं करती? मोलैरिटी या मोलैलिटी? मोलैलिटी। सो मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, मोलैलिटी स्मॉल एम, मोलैलिटी, ये दोनों टर्म्स टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होंगी, क्योंकि मोलैलिटी में वेट इन्वॉल्व होता है और वेट आपका वैरी टेम्परेचर के साथ नहीं करता, बट मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के साथ वैरी करता है, ठीक है जी। अच्छा, तीसरा पॉइंट आपको ये बता दीजिए, अगर आपके पास एक सॉल्यूशन बन रखा है और सॉल्यूशन में आपने डिफरेंट कंपोनेंट्स ले रखे हैं, मान लीजिए आपने ए कंपोनेंट ले लिया, बी कंपोनेंट ले लिया, सी कंपोनेंट ले लिया, उन सब का मोल फ्रैक्शन का सम किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। ऑलवेज सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, chi a प्लस chi b इज इक्वल टू 1। तो आपको कभी भी मोल फ्रैक्शन अगर निकालने को बोल दे सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का या दोनों कंपोनेंट्स का, आप एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लो और दूसरे को फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे? 1 में से माइनस कर दो, दूसरे का मोल फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरे को बता दो मोलैरिटी का इक्वेशन, मोलैरिटी इक्वेशन बता दो, मोलैरिटी इक्वेशन, मोलैरिटी किसके बराबर? m इज इक्वल टू, मोलैरिटी किसके बराबर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, and number of moles of solute will be equal to Wb upon Mb, right? B, where B is solute, multiply by 1000 upon volume in ml. अब ml में 1000 लगा लिया ना, अब ml में, ठीक है ना, अब ml में ओवरऑल वॉल्यूम लीटर्स में होगा, बट जो गिवन होगा ml वाला वो इधर पुट करना है आपको, ठीक है। ये आ गया मोलैरिटी का इक्वेशंस। अच्छा, मोलैरिटी के यूनिट बता दीजिए, यूनिट बता दीजिए, मोल है ना, सो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इसका यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट बता दीजिए मेरे को, मोलैरिटी इक्वेशंस, मोलैरिटी इक्वेशन बता दो, मोलैरिटी इक्वेशंस। m1 v1, बहुत अच्छे, m1 v1 इज इक्वल टू m2, अब मोल्स की टर्म्स में m1 v1 अपॉन n1 इज इक्वल टू m2 v2 अपॉन n2, ठीक है। नंबर 6, m1 v1 अपॉन n1 इज इक्वल टू m2 v2 अपॉन n2, ठीक है। अच्छा, जब आप दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर लो और एक तीसरा सॉल्यूशन बना लो, तो बताइए उस तीसरे सॉल्यूशन का मोलैरिटी किसके बराबर? डिवाइड में आता है, ठीक है, डिवाइड में आएगा, इसको मिटाऊंगा। तो जब दो सॉल्यूशंस को आप मिक्स करोगे और आपके पास एक तीसरा सॉल्यूशन बनेगा, उस तीसरे सॉल्यूशन का मोलैरिटी किसके बराबर होगा? तो मैं यहां पे लिख रहा हूं नंबर 7, दैट इज m3v3 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। अच्छा, v3 को मैं कहां लेके जा सकता हूं? डिवाइड में, बताइए कितना आएगा? m3 विल बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v3, where v3 is equal to v1 plus v2। ये जो वॉल्यूम आएगा आपका v3, ये किसके बराबर आएगा? v1 plus v2 के बराबर, ठीक है जी। ये आ गया आपका फॉर्मूला नंबर 7, ठीक है। अब बता दीजिए
मोलैलिटी का इक्वेशन, मोलैलिटी का इक्वेशन स्मॉल m number of moles of solute upon mass of solvent in kg, mass of solvent in, so this is equal to Wb upon Mb multiply by 1000 upon Wa, multiply by 1000 upon Wa. Wb is given mass of solute, Mb is molar mass of solute, and Wa is mass of solvent in grams, mass of solvent in grams. ठीक है, इसको ध्यान में रखना. This is mass of solvent in grams. Wa is mass of solvent in grams, mass of solvent in grams. ठीक है, अब लिखता हूं मैं नेक्स्ट इक्वेशन, ओपी इक्वेशन. ध्यान देना, नंबर 9, इक्वेशन नंबर 9. इसमें मैंने परसों वीडियो भी डाली थी शॉर्ट्स में. दैट इज रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, कैपिटल M और स्मॉल m के बीच का रिलेशन. ठीक है ना, यहां पे लिखा हूं रिलेशन बिटवीन M एंड M, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, स्मॉल m और कैपिटल M के बीच का रिलेशन. ठीक है ना, दैट इज M इज इक्वल टू 1000, मैं पूछूंगा क्वांटिटीज ध्यान देना, इनटू M अपॉन 1000 into density minus m into mb. ठीक है, वन बाय वन बताना कि क्या क्या चीज. ठीक है, बताइए स्मॉल m क्या है? स्मॉल m मोलैलिटी. ओके, अगले वाला कैपिटल M मोलैलिटी डिवाइडेड में d डेंसिटी. ठीक है, फिर से आगे m मोलैलिटी और mb मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे डायरेक्ट सवाल बन सकता है, इस पे डायरेक्ट सवाल बन सकता है, इसको ध्यान में रखना. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन. सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन में आपको बता दूं रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन. ये भी बहुत अच्छा इक्वेशन है, बहुत अच्छा रिलेशन है, ध्यान दीजिएगा. इस पर डायरेक्ट सवाल बन सकता है. इसमें भी m is equal to chi A upon chi B into 1000 upon mb, into 1000 upon mb. बताइए स्मॉल m क्या है? स्मॉल m क्या है? मोलैलिटी. chi A क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A कंपोनेंट ऑफ सॉल्वेंट. chi B क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ B. mb क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, अच्छा यहां पे बता दो इस मोलैलिटी में, मोलैलिटी के यूनिट्स बता दो मेरे को, मोलैलिटी के यूनिट्स बता दो. मोलैलिटी के यूनिट्स नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. क्या बन जाएगा? मोल पर केजी, राइट, मोल पर केजी यूनिट बन जाएगा. अच्छा, ये मोलैलिटी टेंपरेचर डिपेंडेंट होगा या टेंपरेचर इंडिपेंडेंट? ठीक है, वो मैंने लिख रखा था पहले से, टेंपरेचर इंडिपेंडेंट है और ये टेंपरेचर मोलैलिटी टेंपरेचर डिपेंडेंट है. ठीक है, स्टार्टिंग वाले मिटा रहा हूं. अब बताइए नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी इक्वेशन बता दीजिए. नॉर्मैलिटी इक्वेशन बता दो. 10 के बाद लिख लेता हूं मैं 11. नॉर्मैलिटी किसके बराबर? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है, और ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर? तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर आपका गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मैं ईबी से लिखता हूं, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं. ठीक है, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, ये आ गया आपका नॉर्मैलिटी इक्वेशन. नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन ml. ठीक है, बताइए इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर? इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है जी, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर. ठीक है ना, और n फैक्टर आपको कैलकुलेट करना आता हो तो लिख भी लूंगा, कुछ चीजों के लिए मैं n फैक्टर लिख भी लूंगा. सो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर. इसको ध्यान में रखना, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर. ये आ गया आपका नॉर्मैलिटी का इक्वेशन. अब बताइए इसके बाद अगर आपको एक ही सॉल्यूशन में से एक अलग सॉल्यूशन बनाना है
सिमिलरली जैसे मोलैरिटी के इक्वेशन से वैसे ही नॉर्मेलिटी के इक्वेशंस भी आ जाएंगे। तो बताइए नॉर्मेलिटी का इक्वेशन क्या बनेगा? मोलैरिटी के लिए n1v1 n2v2 था। सिमिलरली नॉर्मेलिटी के लिए क्या बनेगा? n1v1 ओके 30। अगर आपको दोनों को मिक्स करके एक तीसरा सॉल्यूशन बनाना है फिर नॉर्मेलिटी कितना होगा? n3 बताइए डायरेक्ट इसके बराबर n1v1 प्लस v2 अपॉन where v3 is equal to v1 plus v2। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका नॉर्मेलिटी। अच्छा अब मुझे बता दीजिए स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड आउट करते हैं नॉर्मेलिटी की टर्म्स में। 14 स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान रखना, इसको याद रखना। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अच्छा इसी का एक और इक्वेशन मैं बना सकता हूं। देखिए कैसे बना सकता हूं, जरा देखिएगा। बताइए नॉर्मेलिटी की जगह पे मैं इक्वेशन अगर पुट करूं WB अपॉन EB इनटू 1000 अपॉन V इनटू इक्विवेलेंट वेट, यहां पे भी तो है। अगर इसकी जगह पे मैं ये इक्वेशन लेके आऊं तो क्या इक्विवेलेंट वेट डिवाइड में आएगा? सो वो इक्विवेलेंट वेट और ये इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो बताइए सिर्फ कितना बचेगा? सर ये बच जाएगा WB इनटू 1000 upon V, right? WB into 1000 upon V. This is the formula to calculate strength of solution. This is the formula to calculate strength of solution. इसको भी ध्यान में रखिए। That is WB into 1000 upon volume or normality into equivalent weight. Normality into equivalent weight. इससे आप strength of solution find out करते हो। ठीक है। अच्छा इसके बाद 14 के बाद अब बता दीजिए मेरे को सेमी मोलर। कभी कभार आपको मोलैरिटी ना देके इस टर्म्स में भी पूछ लेता है कि अगर आपके पास सेमी मोलर सॉल्यूशन हो या लेट्स से डेसीमोलर सॉल्यूशन हो, सेंटीमोलर सॉल्यूशन हो, इस टर्म्स में भी एक्सपेक्ट करता है कि आप सॉल्व कर पाओ सवाल। पहली चीज मैं लिख लेता हूं डेसीमोलर सॉल्यूशन। डेसीमोलर डेसीमोलर सॉल्यूशन, डेसीमोलर सॉल्यूशन। ध्यान देना इस सवाल में पहले भी आ रखा हो, वापस आ सकता है। आपको सॉल्यूशन में डेसीमोलर लिख के देगा, मोलैरिटी मेंशन नहीं करेगा। तो आपको पता होना चाहिए डेसीमोलर सॉल्यूशन इज m/10। डेसीमोलर सॉल्यूशन इज m/10 which is equal to 0.1 मोलर। अगर कहीं सवाल में ये लिख रखा है कि आपके पास एक डेसीमोलर सॉल्यूशन है तो समझ जाइए उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी कितना है? 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। ठीक है। 60 सेंटीमोलर सॉल्यूशन, सेंटीमोलर सॉल्यूशन। ठीक है ना, बढ़ाते जाना, एक जीरो बढ़ाते जाना आप। ठीक है। सेंटीमोलर सॉल्यूशन इज m/100, which is equal to 0.01 मोलर, 0.01 मोलर। ठीक है। नेक्स्ट इज मिलीमोलर सॉल्यूशन, मिलीमोलर, मिलीमोलर बताइए कितना आ जाएगा मिलीमोलर? m/1000, m/1000 और ये कितना हो जाएगा? 0.001 मोलर, 0.001 मोलर। ठीक है ना, इतनी इससे ज्यादा पूछता नहीं है। वैसे भी चाहो तो टर्म्स के हिसाब से इससे ज्यादा भी लगा सकते हो। एक इस वाले को भी ध्यान में रखो, दैट इज सेमी मोलर, सेमी मोलर सॉल्यूशन। सेमी मोलर, सेमी मोलर का मतलब आधा, सेमी मोलर का मतलब आधा। सो m/2 बताइए m/2 कितना आ जाएगा? 0.5। m/2 इज 0.5 मोलर। ठीक है ना, पता है ना m/2, 1/2 इज 0.5, आधा है, आधे का मतलब 0.5 मोलर। ठीक है, इनको ध्यान में रखना। सवाल इस हिसाब से भी पूछ सकता है, इन चीजों को भी पूछ सकता है, इन चीजों को भी ध्यान में देना। ये आ जाता कंसंट्रेशन टर्म्स के फॉर्मूलाज। ठीक है। अच्छा इसके बाद बता दीजिए पीपीएम। पीपीएम बता दीजिए, पीपीएम किसके बराबर? पार्ट्स पर मिलियन किसके बराबर? नंबर 90 लिख लेता हूं। पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट और सॉल्यूट अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 10⁶, मल्टीप्लाई बाय 10⁶। ठीक है। सो मास ऑफ सॉल्यूट या सब्सटेंस अपॉन टोटल मास, सॉल्यूशन का टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 10⁶, मल्टीप्लाई बाय 10⁶। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका पीपीएम का। और पीपीएम कहां पे यूज होता है? पीपीएम आपका तब यूज होता है जब आपके सॉल्यूशन में सॉल्यूट का क्वांटिटी बहुत कम हो, बहुत कम। ठीक है ना, और बहुत कम होने का मतलब क्या होगा बताइए? सॉल्यूशन कैसा होगा? वेरी डाइल्यूट। कैसा हो जाएगा? वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी वेरी
डाइल्यूट सॉल्यूशन, सॉल्यूट बहुत कम होगा। फॉर एग्जांपल पोल्यूटेंट्स, पोल्यूटेंट्स के टर्म्स में, पोल्यूटेंट्स अगर आपको मेजर करने हैं कि कितना पोल्यूटेंट का परसेंटेज है या कितना पोल्यूटेंट एयर में प्रेजेंट है, उसको ppm में मेजर करते हैं। सेकंड पॉइंट एनसीईआरटी की पहली पेज पे रखा होता है, दैट इज फ्लोराइड इन टूथपेस्ट, फ्लोराइड इन टूथपेस्ट, इसको भी ppm में ही मेजर करते हैं। फ्लोराइड इन टूथपेस्ट ये आ जाएगा आपका ppm, ठीक है। अच्छा, बाकी तो सिंपल है, इसमें वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वो आपको पता है, ठीक है ना। बस मेरे को एक चीज बता दो, नंबर 20 कौन सा वाला सॉल्यूशन आपका यूज किया जाता है एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह ऑटोमोबाइल्स में? 35.5, ठीक, बहुत अच्छे, 35.5% इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल किस तरह यूज किया जाता है इसका एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह, एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह इसका यूज किया जाता है, ठीक है। 35.5% सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज ध्यान में रखना है, सारे फॉर्मूलाज किसके रिलेटेड हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स के रिलेटेड, इन पे सवाल बन सकते हैं, ठीक है। और सवाल आए हुए पहले के सवाल आ रखे हैं और वापस इन पे सवाल बन सकते हैं, ठीक है। ठीक है, बताइए नॉर्मेलिटी का यूनिट बताइए, नॉर्मेलिटी के यूनिट्स बता दीजिए। नॉर्मेलिटी के यूनिट्स, नॉर्मेलिटी के यूनिट्स ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। इट इज नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यूनिट क्या आ जाएंगे? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, ठीक है। अच्छा बता दीजिए 21 बता दीजिए, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन बताइए। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन बताइए। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी, बहुत बढ़िया, n फैक्टर इनटू मोलैरिटी, n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी, ठीक है। अब देखिए मैं n फैक्टर लिख लेता हूं, कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी काम में आ जाएगा। ये आपने दो बार पढ़ रखी है, 11th में भी पढ़ रखी है, 12th में भी पढ़ रखी है चीजें, ठीक है। बताइए n फैक्टर यहां पे लिख लेता हूं मैं, n फैक्टर कैलकुलेशन, n फैक्टर कैलकुलेशन, इसको वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर आप जैसे भी इसको याद रखना चाहो। डिफरेंट कैटेगरीज हैं, पहली कैटेगरी में लिख देता हूं एसिड्स की। बताइए इन केस ऑफ एसिड्स n फैक्टर किसके बराबर होगा? H पॉजिटिव। एक एसिड कितना आयोनाइजेबल प्रोटॉन रखता है, कितने H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है, वो उसका n फैक्टर हो जाएगा। सो n फैक्टर फॉर एसिड इज इक्वल टू बेसिसिटी, इज इक्वल टू बेसिसिटी, क्योंकि बेसिसिटी का भी वही मतलब है कि कितने आयोनाइजेबल प्रोटॉन एक एसिड के पास होंगे। बेसिसिटी मैं लिख लेता हूं ब्रैकेट में, बेसिसिटी का मतलब नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H पॉजिटिव। ध्यान देना, एसिड में कितने H दिख रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है, एसिड कितने H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है इसका ये मतलब है। दोनों चीजों में अंतर है, मैं फिर बता रहा हूं, दोनों चीजों में अंतर है। एसिड के पास कितने H हैं और एसिड कितने H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है, इन दोनों चीजों में अंतर होगा, ठीक है। बट यहाँ पे तो सिंपल लगने वाला है। बताइए HCl के लिए n फैक्टर कितना आएगा? HCl के लिए n फैक्टर कितना आएगा? 1। क्यों? क्योंकि ये कितने H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है, दिस इज अ मोनोबेसिक एसिड, ठीक है। H2SO4 के लिए बता दीजिए 2, n फैक्टर कितना आ जाएगा? 2। व्हाई? बिकॉज़ दिस इज अ डाइबेसिक एसिड, इट कैन रिलीज 2 H पॉजिटिव आयंस। कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देगा? तो n फैक्टर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है जी। सेकंड कैटेगरी लिख लेता हूं मैं, बेसिस। OH नेगेटिव आयन। अब सिंपल है, इसका ऑपोजिट देख लो, ठीक है ना। बेस है तो OH नेगेटिव आयन देख लीजिए। बताइए डायरेक्टली बताना मेरे को, मैं लिख रहा हूं बेस। NaOH के लिए बताइए n फैक्टर एक ही आएगा, n फैक्टर कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। NiOH ट्वाइस के लिए बता दीजिए, 2 लग रहा है, ठीक है। n इज इक्वल टू 2। AlOH थ्राइस 3, ठीक है। आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, इसके लिए n फैक्टर, ठीक है। तीसरा कैटेगरी लिख लेता हूं मैं, इन केस ऑफ सॉल्ट्स। कौन सा कैटेगरी? सॉल्ट्स का कैटेगरी, ठीक है ना, बिल्कुल। सो सॉल्ट्स की कैटेगरी में आप कैटाइन का चार्ज लिखो। क्या देख लोगे? कैटाइन का चार्ज, ठीक है। हाँ मैं लिख लेता हूं यहाँ पे n फैक्टर इज इक्वल टू चार्ज ऑन कैटाइन, चार्ज ऑन कैटाइन, ठीक है। चार्ज ऑन कैटाइन। बताइए मैं एक सॉल्ट लिख लेता हूं, लेट्स से NaCl। तो सिंपल
मतलब NaCl के केस में n फैक्टर कितना आ जाएगा, जितना कैटायन के ऊपर चार्ज होगा, दिस इज Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव का मतलब एक, n फैक्टर का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा बता दीजिए CaCl2 जब ये ब्रेक करूंगा मैं तो कैल्शियम के ऊपर +2 आएगा, ठीक है, इसका मतलब n फैक्टर कितना आ जाएगा, n फैक्टर आ जाएगा 2, n फैक्टर का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया सॉल्ट्स का केस। अच्छा एक लास्ट केस बता देता हूं। इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, इलेक्ट्रॉन जो रिडक्शन पार्ट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग, एक बता देता हूं, दूसरा भी सेम होगा, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में आप कैसे n फैक्टर कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अच्छा बताइए, अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास है, इसका मतलब ये होगा कि रिएक्शन में वो खुद रिड्यूस होगा, ठीक है। एग्जांपल लेके चलता हूं ना, ठीक है। मान लो हमने क्या कर लिया, हमने यूज कर लिया MnO4 नेगेटिव, कि MnO4 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया और लेट्स से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद ये खुद Mn+2 में चला गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। एक पूरी रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, आपको मैंगनीज का n फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, इस केस में n फैक्टर बराबर होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के केस में n फैक्टर बराबर होगा कि ऑक्सीडेशन में कितना चेंज आया, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आया। बताइए MnO4 नेगेटिव में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दीजिए कितना होगा, +7 हो जाएगा, ठीक है। MnO4 नेगेटिव में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7, ठीक है। अगले वाले में कितना दे रखा है, बताइए कितने का चेंज आ रहा है, +7 और +2 माइनस कर दीजिए, 5 का चेंज आ रहा है, कितने का चेंज आ रहा है, 5 का चेंज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे n फैक्टर कितना हो जाएगा, n वैल्यू इज इक्वल टू 5, n फैक्टर हो जाएगा 5 के बराबर, किसके बराबर, 5 के बराबर, ठीक है। ध्यान देना, ये चीज भी लगती है आपको, ये यहाँ पे भी लगेगी, और जब आप MnO4 की प्रॉपर्टीज पढ़ोगे एसिडिक मीडिया में, न्यूट्रल मीडिया में और बेसिक मीडिया में, तब भी ये चीज आपको देखने को लग जाती है, जब इनका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये आ जाएगा आपका n फैक्टर कैलकुलेशन, कैसे आप कर सकते हो डिफरेंट केसेस में, ठीक है। बताइए क्लियर ये चीज, एक बार फॉर्मूला पढ़ना साथ साथ मतलब ये क्या हो गया, ठीक है। बताइए मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या रिलेशन होगा, मोलैरिटी और मोलैलिटी, स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इनटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इनटू डेंसिटी माइनस m इनटू mb, m इनटू mb, ये आ गया मोलैरिटी और मोलैलिटी में रिलेशन, ठीक है। तो बताइए स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अच्छा इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर, और n फैक्टर कैसे निकलेगा, सर डिपेंड करता है n फैक्टर किसका, डिपेंड करता है n फैक्टर एसिड की बात कर ले तो एक एसिड कितने H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है, n फैक्टर उसका हो जाएगा। बेसिस की बात कर ले तो कितने OH नेगेटिव, और सॉल्ट्स की बात कर लो तो ठीक है, आपके पास कोई आयन है तो वो सिंपली आयन के चार्ज के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। अगर न्यूट्रल एलिमेंट है कहीं पे, मान लीजिए सिर्फ ऑक्सीजन दे रखा है, न्यूट्रल एलिमेंट है कोई, उसकी वैलेंसी के बराबर n फैक्टर हो जाता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट में किसके बराबर हो जाता है कि कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में बदलाव आ रहा है, कितना चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, वो n फैक्टर का वैल्यू आपको बता देगा, ठीक है। अच्छा अब मुझे बता दीजिए, अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है, मान लो मैंने बना रखा है एक सॉल्यूशन 0.2 मोलर का H2SO4 का सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन, H2SO4 का एक एक्वस सॉल्यूशन बना रखा है मैंने 0.2 मोलर का, तो मुझे बताओ उसका नॉर्मेलिटी कितना होगा। दोबारा सुनना, एक एक्वस सॉल्यूशन बना रखा है H2SO4 का जिसका मोलरिटी है 0.2, तो बताइए उसका नॉर्मेलिटी कितना होगा, 0.2 मोलर, 0.4 आएगा, कितना आएगा, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मेलिटी किसके बराबर, n फैक्टर इनटू मोलरिटी, H2SO4 के n फैक्टर का वैल्यू 2, मोलरिटी 0.2 दे रखा था, मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया 0.4 आ गया, ठीक है जी।